हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 1, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आज हम फुल टॉपिक कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं इसके, साथ में इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, सब कुछ आज स्टडी करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप ही का चैनल है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिट 1 हमें गिवन है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है ये भी हम स्टडी करेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर 1 आपको बताया गया है कि आपके ये यूनिट 1 के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो रहेगा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, सबसे पहला टॉपिक। फिर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एंड देन इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब हमें डिफरेंस बताना है और हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बताना है कि भाई क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी डिस्कस करेंगे हम। और साथ में इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस, ओरिएंटेशन, मोड ऑफ एंट्री, भाई किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हो, ये सब हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन का, द शिफ्ट टुवर्ड अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वो क्या है, वो इंटरनेशनल बिजनेस है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब शिफ्ट, बेसिकली शिफ्ट कर रहे हैं हम किस और जा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी में हम अपना बिजनेस को शिफ्ट करते हैं, वही ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों के साथ, कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, दूसरी कंट्री के पीपल, दूसरी कंट्री की कंपनीज, दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट्स के साथ इंटरैक्शन करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यही प्रोसेस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को, कल्चरल इन्वायरमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोस्पैरिटी एंड ऑन ह्यूमन फिजिकल वेलबींग इन सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड, इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला क्या कंपोनेंट है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब क्या कि इट इम्प्लाइज दैट नेशनल मार्केट्स आर मर्जिंग इनटू वन ह्यूज मार्केट प्लेस। कि इसमें हम मार्केट्स को क्यों ग्लोबलाइज कर रहे हैं, हम अलग अलग देश के जो मार्केट्स हैं, नेशनल मार्केट्स हैं, उनको हम एक ह्यूज मार्केट प्लेस में मर्ज कर रहे हैं। आज आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है आपकी कंट्री में, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, अपने उसी प्रोडक्ट को आप दूसरी कंट्रीज़ में सेल करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो इट मीन्स कि आप अपने मार्केट को बढ़ा रहे हो, आप एक बड़े मार्केट प्लेस के साथ मर्ज हो रहे हो। तो फर्म्स सच एज सिटी ग्रुप, सिटी बैंक ऑफ इंडिया, जिसका आपने नाम सुना होगा, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, सोनी, ये अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली बेचते हैं सभी कंट्रीज़ में। तो मैनी कंपनीज नीड टू वेरी एस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑपरेशंस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग ऑन लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ऑब्वियसली जब आप दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो आप ये भी तो देखोगे कि वहाँ की कंट्री के लोगों का टेस्ट, वहाँ की कंट्री के लोगों का प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपना वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचोगे और उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना के बेचोगे। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में क्या इंक्लूड है कि
मार्केट फॉर कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मतलब सभी प्रकार की कमोडिटीज, सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन द सेंस कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कोई कंपनी है और आपको अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो एक तरीके के लिए से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट। तो मार्केट फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स, इवन मार्केट फॉर कमर्शियल जेट, एयरक्राफ्ट, ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं तो इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ रीजनल एंड नेशनल डिफरेंसेस इन द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझेंगे इसको। इन्होंने बोला कि IBM का हम एक केस ले लेते हैं कि IBM थिंकपैड X31 एक लैपटॉप कंप्यूटर है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये US में डिज़ाइन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, और द केस जो इसकी कीबोर्ड है, इसका जो हार्ड ड्राइव है वो थाईलैंड में बना, इसकी डिस्प्ले स्क्रीन, इसकी मेमोरी जो है वो साउथ कोरिया में बनी, और बिल्ट इन वायरलेस कार्ड, इसका जो वायरलेस कार्ड है वो मलेशिया में बना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आइटम्स हमको ज़रूरत पड़ रही है, हम वो आइटम उस कंट्री से ले रहे हैं जहाँ पे वो आइटम जो है वो कॉस्ट और क्वालिटी के टर्म्स में हमें सही पड़े, कॉस्ट भी कम आए, क्वालिटी भी अच्छी हो। तो फर्म ट्राई टू अचीव ऑप्टिमल इफेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू लोकेशंस अराउंड द ग्लोब। भाई हो सकता है ना कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे अब इन्होंने लैपटॉप का एग्जांपल लिया कि IBM थिंकपैड जो X31 लैपटॉप कंप्यूटर है वो डिज़ाइन तो US में किया गया, लेकिन उसका कीबोर्ड, उसका केस, उसका हार्ड ड्राइव जो है वो थाईलैंड में बना, उसकी डिस्प्ले स्क्रीन ये सब साउथ कोरिया में। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जिस कंट्री में हमें वो चीज़ सूटेबल लग रही है, हम उस कंट्री से लेके और बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन का ग्लोबलाइजेशन, कि हम अब कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम ग्लोबली तरीके से बना रहे हैं, हम अलग अलग कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बना रहे हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला फैक्टर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बैरियर, कि भाई चाहे वो बैरियर फॉर्मल तरीके का हो, चाहे वो बैरियर इनफॉर्मल तरीके का हो, बैरियर तो बैरियर है, बाधा तो बाधा ही है, कि भाई हमें इस कंट्री के साथ व्यापार करने में बैरियर आ रहा है कोई ना कोई, चाहे वो टैरिफ बैरियर आ रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल बैरियर हो, काफ़ी टाइप के बैरियर्स होते हैं। तो ये जो है बैरियर भी वो हमारे ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है काफ़ी हद तक, जिससे ग्लोबलाइजेशन में दिक्कत आती है। नंबर 2, बैरियर्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI में भी बैरियर लग जाता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो भाई हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई इस FDI जो है वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाए। गवर्नमेंट रूट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की परमिशन से FDI होने लगे, तो ये एक तरीके का बैरियर है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक तरीके का बैरियर है, कि भाई कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इतना तो बचेगा नहीं, मतलब बाहर पहुंचाएंगे गुड्स, तो ये भी एक तरीके का बैरियर है, मतलब एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। और इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब कि भाई आज आप व्यापार कर रहे हो, आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डील कर रहे हो, किसी कंट्री के साथ व्यापार कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अभी चेंज हो गई, तो चेंज होने से अब उनकी क्या नई नई पॉलिसी आई ये आपको नहीं पता, तो ये क्या है, एक तरीके का पॉलिटिकल रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क भी उसके साथ जुड़ जाता है, आपका नुकसान हो सकता है। ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ड्राइविंग फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें 5 ड्राइविंग फोर्सेस बताई है कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से। नंबर 1 इन्होंने बोला टेक्नोलॉजी, तो हम ग्लोबलाइजेशन की मदद से एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमें फास्टर, हमें चीपर टेक्नोलॉजी
Digital global economy of the internet era has broken the national barrier of time, space. Thus integration of national market has been facilitated with ease. तो यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ा. आज आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन आप कहीं भी किसी भी कंट्री से प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हो. फास्टर और चीपर टेक्नोलॉजी जो आई है डिजिटल वर्ल्ड में, तो इसने सभी नेशनल बैरियर्स को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया और नेशनल मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया. लिबरलाइजेशन की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग वेव आई लिबरलाइजेशन की, फ्रीडम की. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एनकरेज किया, एज वेल एज यूनिलेटरल नेगोशिएशंस एंड डिसीजन अंडरटेकन बाय द कंट्रीज वर्ल्ड ओवर. जब ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लाया कि अब आप फ्री हो, आप किसी भी कंट्री के साथ जो है व्यापार कर सकते हो. तो जो भी ये हुई, इसने भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया. नंबर 3, ट्रेड फ्लोज की अगर मैं बात करूं तो हमने टाइम टू टाइम ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए और ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड का ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश करी ओवर द ईयर्स. नई नई टेक्नोलॉजी आई आईटी रिवॉल्यूशन के अंडर, जिसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ब्लॉक्ड अंडर द प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी. जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्रेंच गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन अमेरिकन फिल्म्स, कि फ्रेंच की गवर्नमेंट ने अमेरिका की फिल्में नहीं चलाते थे वो फ्रांस में, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी. टेंड टू बी फ्यूटाइल, ये सब ख़त्म होने लगा व्हेन दीज आर शोन थ्रू सैटेलाइट और इंटरनेट. इसके द्वारा जब देखा जाने लगा, इकोनॉमिस्ट ने ये बताया 1999 में, तो एक तरीके का ये ट्रेड फ्लो बढ़ा. कैपिटल फ्लो की बात करूँ तो इंटरनेट एज में कैपिटल हैज़ बिकम इंटरनेशनली मोर मोबिल, कि भाई पैसा शेयर मार्केट के थ्रू, राइट, अगर आप चाहो तो आप भी बाहर की कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो उन कंपनीज को एक तरीके से पैसा मिलता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं. तो कैपिटल का फ्लो भी होने लगा है. और ये क्यों हो रहा है? ये इंटरनेट की वजह से ही तो हो रहा है ना. आप ये जो ट्रेडिंग करते हो ये थ्रू इंटरनेट ही तो करते हो. नंबर 5, फैक्टर मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मोबिलिटी, इंडिविजुअल्स, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं, काम करने लगे हैं. इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये आइडियाज़, इन चीज़ों का भी मोबिलिटी हो गया है. हमारे लोग वहाँ जाएंगे तो वो अपनी नॉलेज, अपना आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे क्या है एक्सचेंज हो रहा है इन चीज़ों का. एज प्रोडक्शन के जो एजेंट्स हैं, कंट्रीज़, इन्होंने अपनी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों को स्मूदन किया है. तो सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इश्यूज भी आए इन प्रोसेसेस में, और लाइक कल्चर, लाइक पॉलिटिकल, बट जो है सब ठीक हो गया. आगे देखेंगे. तो इस ग्लोबलाइजेशन डिज़ायरेबल, ऑल्सो स्टेट इट्स लिमिटेशन, कि क्या ग्लोबलाइजेशन डिज़ायरेबल है, और अगर हाँ ठीक है, और साथ में हमें इसकी क्या बतानी है, लिमिटेशंस भी बतानी है. तो सबसे पहले यस, ग्लोबलाइजेशन इज़ डिज़ायरेबल. कैसे? रिमूविंग बैरियर्स. जब हमने बैरियर्स को रिमूव किया इंटरनेशनल ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, ये एक तरीके का क्या था, ट्विन इंजन था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव किया एक ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी की ओर. तो ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज किया, बढ़ाया, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होने लगी, जिससे क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम होने लगे. तो ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टाइमुलेट किया, उन्होंने कंज्यूमर्स की इनकम को बढ़ाया एंड हेल्प की. जो भी ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले. आप जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अपने व्यापार करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगी कंट्रीज़, तो इससे फ़ायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. उसके बाद इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज़ क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड. तो यहाँ इकोनॉमिक प्रिंसिपल की भी बात की गई कि भाई ये समझाया गया है कि फ्री ट्रेड के, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन चीज़ों को समझा जाने लगा.
तो ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है, ये हमसे बोलता क्या है? ये हमसे ये बोलता है कि अगर even if country A can produce two goods more efficiently than country B, and if country B can produce only one good more efficiently than country A, then it benefits both countries to specialize and produce the goods that they have comparative advantage in producing. देखो ये जो comparative advantage का ये concept था, ये हमें दिया था किसी महान इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने, आई थिंक, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगी. इन्होंने बोला कि मान लो एक कंट्री है जिसका नाम ए कंट्री है, ठीक है. अगर वो दो गुड्स बनाती है, दो प्रोडक्ट बनाती है और बहुत एफिशिएंटली बनाती है, ठीक है, कंट्री बी से. मान लो दो कंट्री है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है. जो कंट्री ए है ना, वो टू गुड्स मोर एफिशिएंटली बना लेती है बी कंट्री से, ज़्यादा अच्छे से बना लेती है. और अगर वहीं मैं बात करूँ कंट्री बी की, तो कंट्री बी में भी तो कोई एफिशिएंसी होगी ना. तो कंट्री बी भी जो है एक गुड्स को वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली बना लेती है कंट्री ए से. तो इससे क्या हो सकता है, ये बोथ कंट्रीज़ को बेनिफिट मिल सकता है अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन का, ठीक है. कि भाई अगर बी को लग रहा है कि ये कंट्री ए दो अच्छे गुड्स बना रही है, तो मैं इससे एक्सपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट करा लेता हूँ और अपने मतलब देश में मंगा लेता हूँ सस्ता और अच्छा क्वालिटी का. और कंट्री ए को लग रहा है कि बी ए ये जो गुड्स है बहुत अच्छे से बना रहा है, तो मैं कंट्री ए क्या कर सकती है, उस बी कंट्री से अपना वो गुड्स प्रोड्यूस इंपोर्ट करा सकती है. तो इससे क्या है, दोनों को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा. लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट्स और जो प्रोटेस्ट हुए ये बढ़े रैपिडली, तेज़ी से इंक्रीज़ हुए. पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इशूज सच एज जॉब लॉसेज इन इंडस्ट्रीज, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द वेज रेट्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब देखो, लोगों ने ना प्रोटेस्ट किया, लोगों ने विद्रोह किया, विरोध किया. बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में लोगों की जॉब जा रही है, प्रेशर आ रहा है, और ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कर्स का जो वेज रेट है वो कम हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंच रहा है, कल्चरल इम्पीरियलिज्म हो रहा है ग्लोबल कॉरपोरेशन और एमएनसीज़ का, और इंटरनेशनल इनइक्वालिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ये किसकी लिमिटेशन है, इसका एक नुकसान है कि इसने इनइक्वालिटी को भी बढ़ा दिया. जैसे कि क्या, इन्होंने बताया कि पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अफ्रीका में राइज ही नहीं हुआ. सिग्निफिकेंट बहुत सारे नंबर ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हुए उनको, उनकी करेंसीज की वैल्यू कम हुई, इनॉर्मस लेवल ऑफ डेट हो गया उनके सिर पे. तो देयर हैव बीन बिग इंटरवल्स अमंग क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड वर्कर्स, इनमें भी बहुत डिफरेंस आया था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा. तो ग्लोबलाइजेशन का नतीजा क्या निकला कि इसने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, इनकम इनइक्वालिटी और इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर बीइंग स्ट्रांगली डिबेटेड अमंग बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस. तो डिबेट जो है वो उसने फोकस किया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का जॉब्स पर, वेजेस पर, एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशन पर इम्पैक्ट हुआ, प्रभावित हुई कैसे. तो ये सब इसकी लिमिटेशंस थी. आगे है वाई कंपनी ग्लोबलाइज और एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, कि कंपनीज क्यों ग्लोबलाइज होती हैं, क्यों वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करती हैं. तो इन्होंने बोला, एग्जाम्पल लिया इन्होंने IBM का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है, कंपनी है. हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है, और ये कम से कम 170 कंट्रीज़ में इसके काम चलते हैं IBM के ऑपरेशंस, मतलब जो भी ये वर्क करते हैं. इट मैन्युफैक्चरर्स, IBM करता क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करता है. और इन्होंने बताया कि IBM का एक प्रोडक्ट थिंकपैड X31 लैपटॉप कंप्यूटर है. ये मैंने अभी बताया भी था आपको
कि भाई वो यूएस में डिज़ाइन हुआ, लेकिन उसका केस, उसका कीबोर्ड, उसकी हार्ड ड्राइव जो है वो थाईलैंड में बनी, उसकी डिस्प्ले स्क्रीन और मेमोरी जो है वो साउथ कोरिया में बनी, उसका वायरलेस कार्ड जो है वो मलेशिया से प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्म जो है एक तरीके से ऑप्टिमल इफ़ेक्ट्स अचीव करना चाह रही है, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, जो भी हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं वहाँ से उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को अरेंज करके अपना एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन है। वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं एक तरीके की, भाई कोई चीज़ उनको सस्ती पड़ रही है और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो वो थ्रू ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीज़ें करेंगे। अमेज़ोन की अगर मैं बात करूँ तो अमेज़ोन इज़ एन ऑनलाइन रिटेल कंपनी है ये, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, सच एज बुक्स, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक किंडल, ई बुक रीडर एंड टैबलेट्स। तो ये एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है पूरे वर्ल्ड में, अमेज़ोन। तो अमेज़ोन ओज मोस्ट ऑफ इट्स सक्सेस टू इट्स इमेंस सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एट कम्पेटिटिव प्राइजेस। तो इसकी जो ज़्यादातर जो सक्सेस है वो इसकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन से है कि भाई इसके जो प्राइस है वो बिल्कुल सिमिलर ही रहते हैं हर जगह। कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देख लो, ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल कम दामों में सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो अमेज़ोन सक्सेस इज़ ऑल्सो ड्यू इन पार्ट टू द सक्सेस ऑफ अमेज़ोन किंडल, जो कि एक ई बुक रीडर है, इससे भी इसको सक्सेस मिली। तो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, अमेज़ोन ऑल्सो हैज़ रिटेल वेबसाइट्स भी हैं यूके के लिए, कनाडा के लिए, जापान, चाइना और अदर कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की कुछ बेनिफिट्स भी हैं। नंबर 1 कि ग्लोबलाइजेशन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट देता है फ्रॉम डीपर डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि एक तरीके से ये लेबर आप बाहर की सस्ती लेबर भी मंगा सकते हो, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो एक तरीके से बाहर से मंगा के चीज़ें। जैसे अभी हमने IBM का एक लैपटॉप वाला एग्जांपल देखा, तो वो कुछ इसी तरीके से ही था, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पा रहे हैं, यानी कि सस्ता। कंपैटिटिव मार्केट रिड्यूस मोनोपोली प्रॉफिट, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मार्केट्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो कंपनीज आ रही हैं, जिससे क्या है मोनोपोली प्रॉफिट कम हो रहा है। कि भाई एक ही चीज़ यहाँ जब 10-10 कंपनियाँ बेचेंगी तो क्या होगा, एक कोई थोड़ी ना फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो फिर सबको होगा, मोनोपोली हट जाएगी, एक को तो कुछ नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। इंसेंटिव विच कंपेल्स द बिजनेसेस टू सीक कॉस्ट रिड्यूसिंग इनोवेशन। अब प्रॉफिट कमाने के लिए फिर कंपनीज को करना क्या होगा, प्रॉफिट्स कमाने के लिए सिंपली उनको अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, जिससे उनको कुछ बच पाए। और वो कैसे हो पाएगा, वो इनोवेशंस के थ्रू ही हो पाएगा, कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके ही हो पाएगा। एनहेंस्ड ग्रोथ हैज़ लीड टू हायर पर कैपिटा इनकम, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है कंट्री की, जिससे लोगों की, वहाँ की कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, और पुअरेस्ट कंट्रीज़ को हेल्प करी ग्लोबलाइजेशन ने, और जिससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर अचीव कर पाए और एक्सट्रीम पॉवर्टी को वो रिड्यूस कर पाए। गेन्स फ्रॉम शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, अगर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, लोग एक दूसरे से जगह जाते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी टेक्नोलॉजीज़ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, है ना। बाहर के लोग यहाँ के हमें सिखा जाते हैं, हम वहाँ जाके वहाँ सिखा देते हैं। तो एक तरीके से आइडियाज़, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब भी शेयर हो रहा है, इसका भी फ़ायदा मिल रहा है। ओपनिंग अप ऑफ कैपिटल मार्केट अलाउ डेवलपिंग कंट्री टू बोरो मनी। अब जो कैपिटल मार्केट है, जिसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये कंट्रीज़ को डेवलप करने में अलाउ करता है कि भाई वही जो मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट के थ्रू कंट्रीज़ जो है वो मनी बोरो कर सकती हैं। ये कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज़ करता है, और साथ में कंपेटिटिव प्रेशर जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन का, वो भी इम्प्रूव्ड होता है, और एक बेटर लेबर प्रोडक्शन भी इसमें पॉसिबल है। उसके बाद आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्म बिजनेस करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भाई आप भी हो, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फर्म है, और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप
अलग अलग कंट्री में भी बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो। तो दीज ट्रांजैक्शन इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब ट्रांजैक्शन की अगर इन्होंने बात करी, जिसको हम लेन देन बोलते हैं, तो किस चीज़ का लेन देन, गुड्स का लेन देन, सर्विसेज का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन, नॉलेज का लेन देन, कैपिटल का लेन देन, तो ये सभी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इंगेज होता है, जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है कंट्रीज़ का। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ हमें फीचर्स भी गिवन है, यहाँ पे टोटल 7 फीचर्स गिवन है। नंबर 1, लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो इंटरनेशनल बिजनेस में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ह्यूज स्केल पर होती है, बड़े स्केल पर होती है, और प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो भी लार्ज स्केल में होती है। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को जोड़ता है एक दूसरे के साथ। वो फाइनेंस, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से यूज़ करता है। नंबर 3, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो MNCs और डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डोमिनेटेड होता है। ओब्वियसली भाई कोई बड़ी कंपनी है तो उसका ज़्यादा वर्चस्व होगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ मेजरली डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल USA, यूरोप, जापान। अब इनकी जो कंपनीज़ है वो बड़ी बड़ी है, जो एक तरीके से डोमिनेंस क्रिएट करती हैं। नंबर 4, कीन कंपटीशन। तो इंटरनेशनल बिजनेस को फेस करना पड़ता है कंपटीशन भी वर्ल्ड मार्केट में। तो कंपटीशन जो है वो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के MNCs के बीच में होता है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है ग्लोबल कंपनीज़ की, ताकि वो टॉप हाई एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर पाए डेवलपिंग वाली कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शंस भी फेसिस करना पड़ता है उनको, काफ़ी सारी बाधाएं, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस को, कि भाई अगर वो इनफ्लो या आउटफ्लो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, गुड्स का, कैपिटल का, तो इसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्यों? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, वहाँ की कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो मैनी गवर्नमेंट रेगुलेट इंटरनेशनल बुक बिजनेस थ्रू ट्रेड ब्लॉक्स, टैरिफ बैरियर का मतलब है टैक्स वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सेंसिटिव नेचर की बात करूँ तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत सेंसिटिव है नेचर में। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी, टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आता है किसी भी कंट्री के, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो होनी चाहिए, फाइंड आउट करनी चाहिए कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। उसके बाद एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ हुई, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला, टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी आई तो क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटेटर की तरह उसने काम किया, और टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आया जिसने इंटरनेशनलाइजेशन को एनकरेज किया, इंटरनेशनल बिजनेस को फैसिलिटेट किया। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी ने मार्केट्स को कैप्चर किया अलग अलग कंट्रीज़ की, और शेयरिंग द राइजिंग कॉस्ट एंड रिस्क सब कुछ टेक्नोलॉजी ने किया, जिससे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि इट इज़ यूनिवर्सल फैक्टर दैट क्रॉस नेशनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज। जब एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो वो एवरीवेयर वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की बात करें तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इंटरनेशनल ट्रेड के एमरजेंस पे, मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो इमर्ज हुआ ये। तो इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब हैव रिवोल्यूशनाइज द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन की स्पीड बढ़ी और ग्लोबलाइजेशन होने लगा, बिजनेस ग्लोबलाइजेशन होने लगे। तो इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में भी, एयर कार्गो, रेफ्रिजरेशन में भी, और सेफ ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। कंपटीशन की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है ड्राइविंग इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें
क्या होने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा। कंपटीशन ने फर्म्स को मजबूर कर दिया कि वो नए नए तरीके एक्सप्लोर करें ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी तभी उनकी कॉस्ट कम होएगी, और तब कॉस्ट कम होएगी तभी वो कुछ फ़ायदा कमा पाएंगे, राइट। क्योंकि प्राइस बढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं। 4-5 कंपनियां आपके जैसा ही सेम प्रोडक्ट बना रही है और वो कम प्राइस पे बेचेंगी तो आपका कौन प्रोडक्ट खरीदेगा। इसीलिए तो फ़ायदा कमाना है तो रिड्यूस करनी पड़ेगी कॉस्ट, और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ेंगे। ग्लोबल मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल बाय टेकिंग कमर्शियल एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ टू मीट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। तो ग्लोबल मार्केटिंग की अगर बात करें तो एक ऐसा मार्केट है जो वर्ल्ड वाइड स्केल पे काम करता है, और एक तरीके से ये डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को भी का भी एडवांटेज देता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो MNCs हैव इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट एरिया में इन्वेस्ट किया ताकि वो ट्रेडिंग टेक्निक्स ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। रीजनल इंटीग्रेशन और इसी तरीके से इमरजेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके आ गए गैट। गैट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी एग्रीमेंट हुआ नेशंस के बीच में, जिसने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एंश्राइन किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो